तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग का क्लास 9th का एक चैप्टर है। आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और आप लोगों को ये चैप्टर आना अनिवार्य है। अगर आप लोग जब भी बीजगणित की बात करते हैं तो उसमें आप लोग को सबसे पहले बहुपद के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 9th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोग का, जिसका नाम है आप लोग का बहुपद। आज हम लोग बहुपद के बारे में आज जानेंगे पूरा कि बहुपद में आप लोग का क्या क्या होता है। तो आइए चलते हैं आप लोग का इस चैप्टर के ऊपर। तो याद रखिएगा, ये है आप लोग का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है आप लोग का बहुपद। इंग्लिश में इसको बोला जाता है पोनोमियल। देखिए, ये आप लोग का जो लेसन दिया गया है ये क्लास 9th वालों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप लोग को क्लास 10th में और ज्यादा जानकारी आप लोग को प्राप्त करनी है तो इस चैप्टर का आना आप लोग का अनिवार्य होगा। यानी ये चैप्टर आप लोग का ऐसा चैप्टर है कि गणित में अगर ये चैप्टर आप लोग को नहीं आता है तो याद रखिएगा, इसके बिना आप लोग का पूरा गणित आप लोग का जो है वो अधूरा रहेगा। क्योंकि बीजगणित ऐसी आप लोग का गणित है जिसमें आप लोग का अंक गणित में भी इसका खूब यूज होता है। तो बीजगणित जो है ये आप लोग को आना अनिवार्य होगा। तो इस चैप्टर को अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे जो लेसन आप लोग को दिए गए हैं उसमें आसानी रहेगा। तो चलते हैं इसमें आप लोग का हेडिंग के ऊपर। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चर राशि क्या होती है। इसमें इंग्लिश में इसका लिख देता हूं आप लोग का, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। यानी कि हम लोग को जानना है कि वेरिएबल्स और आप लोग का ये जो चर राशि होती है ये आप लोग का कैसी राशि होती है। तो याद रखिए, इसका लिख लेते हैं पहले परिभाषा हम लोग। दिया है कि किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात चर राशि अज्ञात चर अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है। यानी कि परिभाषा को इसको समझ लेते हैं कि आखिरकार में चर राशि में है क्या चीज। तो बोला क्या है, किसी समीकरण में उपस्थित, यानी कि आप लोग का कोई एक मान लीजिए कि समीकरण होगा, अगर उसमें अगर आप लोग का कोई मान लीजिए समीकरण है, अगर उसमें आप लोग को अज्ञात जो राशि होती है उसी को बोला जाता है आप लोग का चर राशि। यानी कि चर राशि वे राशियां होती हैं जिनका मान का होता है बदलता रहता है। यानी जब भी आप लोग का चर राशि आएगा ये हमेशा आप लोग का बदलता रहेगा। अब चर राशि होती कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा, आप लोग जो आप लोग एबीसीडी के अक्षर देखते हैं तो वो सारी की सारी वो चर राशियां होती हैं। तो मैं आगे इसके लिख देता हूँ नोट पॉइंट में करके। इन्हें सामान्यतः अक्षरों एक्स कमा वाई कमा जेड डॉट 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 करके आदि के द्वारा निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। यानी कि नोट पॉइंट में हम लोग को ये लिखा गया है आप लोगों का कि इन्हें सामान्यता, यानी कि इन्हें हम लोग कैसे लिखते हैं, तो अक्षरों से, यानी कि जितना आप लोग का अक्षर होता है याद रखिएगा
जितना आप लोग के अक्षर होंगे सारे के सारे आप लोग के चर राशि में आप लोग के आते हैं। यानी जितना अक्षर आप लोग का होगा वो सारा का सारा चर राशि होता है। जैसे में लिखा गया एक्स वाई जेड, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा यूज जो इसका होता है वो है यक्स और वाई का। यानी कि अगर आप लोग को कोई भी अगर देखेंगे ना सवाल में, तो सबसे ज्यादा आप लोग को यक्स और वाई में सवाल देखने के लिए मिलते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों अक्षर जो होते हैं ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले अक्षर होते हैं आप लोगों के। तो इसी को बोलते हैं हम लोग का चीज चर राशि। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं इसमें। मान लेते हैं कि 2x प्लस में यहाँ 4 लिख देता हूँ, बराबर में यहाँ 6 लिख देता हूँ। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, मान लीजिए इसमें छांटना है कि कौन हमारा जो होगा वो चर राशि होगा। तो अभी आप लोग इसका डिफिनेशन पढ़ के आए हैं। क्या होता है इसका डिफिनेशन, कि किसी समीकरण में उपस्थित, ये देखिए आप लोग का कोई समीकरण है, बोला है कि अज्ञात राशि। अब बताइए इसमें किसका मान नहीं निकल सकता। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कि x का जो मान होगा वो इसमें हम लोग को नहीं मालूम है। यानी 2 मालूम है, 4 मालूम है, 6 मालूम है, लेकिन यक्स का जो मान है यहाँ हम लोग को नहीं मालूम है। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि यक्स जो होगा आप लोग का क्या होगा, चर राशि। तो यहाँ कोष्टक में लिख सकते हैं हम लोग कि यक्स जो है वो है आप लोग का चर राशि, राशि है। यहाँ से ये लिख सकते हैं। तो आप लोग को, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोग को ये चर राशि के बारे में अच्छे से सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को तो चलिए एक बार और इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है आप लोग का चर राशि। लिखा गया है किसी समीकरण में उपस्थित, यानी कि अगर आप लोग का कोई एक समीकरण है तो उसमें याद रखिएगा जो अज्ञात राशि होती है उसी को बोला जाता है चर राशि। इसके बाद आगे लिखा गया नोट पॉइंट करके कि अगर चर राशि को आप लोग को अगर मान लीजिए किसी से दर्शाना है या प्रदर्शित करना है अगर आप लोग को, तो याद रखिएगा वो अक्षरों से होता है। यानी कि जितने आप लोग के अक्षर होते हैं वो सारे के सारे चर राशि होते हैं। तो यहाँ तक चर राशि के बारे में ये आप लोग का पूरा डिटेल खत्म हुआ। अब चलते हैं अचर राशि के ऊपर। अचर राशि, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कांस्टेंट बोला जाता है, CONSTANT। यानी कि ये कांस्टेंट होता है आप लोग का, यानी ये अचर राशि। अब इसके बारे में जानेंगे कि ये अचर राशि कौन कौन सी होती है। लिख लेते हैं अचर राशि वह राशि होती है जिसका मान निश्चित होता है। यानी कि इसमें अब हम लोग को जो अगला हम लोग को पढ़ना है वो है अचर राशि, यानी कि कांस्टेंट के बारे में जानना है। अब ये कांस्टेंट होता क्या है, अचर राशि होती क्या है, तो आइए जानते हैं। इसमें लिखा गया होगा कि अचर राशि उस राशि को कहा जाता है जिसका मान निश्चित होता है। यानी कि एकदम निश्चित रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा। अगर 2 रुपया है तो 2 रुपया होगा, 5 रुपया है तो 5 रुपया होगा। यानी उसका आप लोग मान को बदल नहीं सकते हो। 2 रुपया को 5 रुपया आप लोग नहीं बना सकते हो, 10 रुपया को 20 रुपया नहीं बना सकते हो आप लोग। तो वही यहाँ लिखा गया है कि अचर राशि आप लोग का वे राशियां होती हैं जिनका मान का होता है आप लोग का एकदम निश्चित होगा, एकदम फिक्स रेट रहेगा आप लोगों का। तो अब आते हैं इसके नोट पॉइंट में। अब इसको समझेंगे हम लोग नोट में। नोट में लिखेंगे इनका इनका निश्चित अंकीय मान होता है। यानी कि
नोट में ये लिखा गया है इसमें कि इनका निश्चित अंकीय मान होता है, यानी कि अंक इसमें रहेंगे आप लोग के। यानी कि यहाँ अचर राशि अगर आप लोग को ढूंढना है तो याद रखिएगा, बोला है कि इनका निश्चित अंकीय मान होता है, यानी कि एकदम इसका फिक्स रहेगा और आप लोग को क्या दिखने के लिए मिलेगा, इसमें अंक देखने के लिए मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि ए दे देता है, बी दे देता है, तो उसको लोग बोलते हैं कि वो भी आप लोग का जो है अचर राशि है, कांस्टेंट है। याद रखिएगा, ये दो जो होते हैं आप लोग के एक्स और वाई, सबसे ज्यादा ये आप लोग का चर राशि होती हैं, और बाकी जितनी सब बचती हैं वो अचर राशि में गिना जाता है आप लोग का। तो उससे आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिए। चलते हैं इसका एक मान लीजिए एग्जाम्पल पे लिख देते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई नंबर आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 डॉट 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 करके यहाँ लास्ट तक, यानी कि अनंत तक हो सकते हैं। बहुत सारे आप लोग के ये हो सकते हैं, ये जो है आप लोग के। और एक मान लेता हूं कि पाई भी आता है इसमें, ये सभी का है, इसमें अचर राशि हो जाएंगे, सभी अचर राशि। तो चलिए अचर राशि को एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। तो लिखा गया होगा कि अचर राशि वह राशि होती है जिसका मान का होता है आप लोग का निश्चित होता है, यानी कि याद रखिएगा इसका मान जो होता है एकदम निश्चित होता है, फिक्स होता है। और नोट में लिखा गया होगा इनका निश्चित अंकीय मान होता है, यानी कि इसको अगर आप लोग को पहचाननी है तो याद रखिएगा अंक आप लोग का होते हैं। अंक में बहुत सारे आप लोग अंक जानते हैं, दुनिया भर के होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, कितने होते हैं अंक ये तो किसी को मालूम है नहीं, यानी कि अनंत होते हैं। इसके बाद पाई जो होती है ये भी याद रखिएगा आप लोग का अचर राशि एक होती है। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं अचर राशि के। तो यहाँ से आप लोग का चर और अचर राशि का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए और एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए पूरा, और इसको कॉपी पे नोट करते हुए चलेंगे। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो आप लोग का टॉपिक है उसके। अगला जो हम लोग का हेडिंग है वो है बीजीय व्यंजक। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है आप लोग का वो है आप लोग का बीजीय व्यंजक। अब समझेंगे कि ये बीजीय व्यंजक होता क्या चीज है आप लोगों का। ये आप लोगों को नया टॉपिक होगा, अगर जितने विद्यार्थी क्लास 9th में आएंगे उन सभी लोगों के लिए नया होगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए बीजीय व्यंजक। यानी कि अब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार में बीजीय व्यंजक इंग्लिश में आप लोग को लिखा गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग का। यानी कि अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम का अगर छात्र अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो इंग्लिश में जरूरत पड़ेगी तो वो एक बार नीचे अगर इंग्लिश लिखा रहेगा तो वो समझ सकता है कि कौन सा हेडिंग कराया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि ये लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसका हम लोग डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं, इसके बाद अच्छे से समझेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग का होता क्या है। तो आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। जब चर तथा अचर राशियों को अचर राशियों को चार मूलभूत मूलभूत संक्रियाओं संक्रियाओं योग
अंतर गुणा तथा भाग या इसी को भाजन बोला जाता है आप लोगों का, द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, तब यह संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब देखिए, अब बीजीय व्यंजक के बारे में हम लोग समझेंगे। डिफिनेशन इसका पूरा हम लोगों ने राइट कर लिया है अभी, तो अब समझेंगे। लिखा है बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या चीज है। तो चलिए इसका डिफिनेशन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि जब चर और अचर राशि, अब याद रखिएगा, अगर बीजीय व्यंजक अगर आप लोग को बनाना है इसमें, तो या तो चर राशि हो या अचर राशि, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों का। चर और अचर राशियों का, अचर राशियों को चार मूलभूत संक्रियाएं, याद रखिएगा। अगर आप लोग को जीवन में पूछ दिया जाए कि आप लोग के पास कितनी मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, तो याद रखिएगा उसका आंसर आप लोग का जो होगा वो 4 हो जाएगा। यानी 4 मूलभूत संक्रियाएं आप लोग की होती हैं। कौन कौन सा, तो याद रखिएगा जोड़ हो जाएगा, घटाना होगा, गुणा होगा और भाग होगा। आप लोग बचपन से लेकर अब तक पढ़ते आए होंगे कि आप लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये लगाते आए होंगे। और याद रखिएगा, अगर आप लोग को मैथ में अगर कुछ अगर करना है तो ये 4 चीज तो आनी ही चाहिए। जोड़, घटाना और गुणा और भाग के बिना कोई विद्यार्थी आगे के लेवल के सवाल को हल नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप छोटे रहते हैं तो ही आप लोग को बचपन से ही सिखाया जाता है कि जोड़ कैसे करेंगे, घटाना कैसे लगाएंगे, गुणा कैसे लगाएंगे, भाग कैसे लगाएंगे। जब विद्यार्थी छोटी छोटी बातों को जब सीख लेता है, तब आप लोग का वो चलता है एक बड़े लेवल पे, यानी कि एडवांस लेवल लगाने के काबिल बनता है। तो याद रखिएगा छोटी छोटी चीजें आप लोग को आनी चाहिए, तब आप लोग बड़े क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर मैं इसको डायरेक्ट अगर चाहता तो मैं प्रश्नावली हल करा सकता था, लेकिन मैंने प्रश्नावली हल करा के न आप लोग को हल न करा के पहले आप लोग के लिए लाया बेसिक। यानी कि बेसिक अगर आप लोग का मजबूत होगा तो प्रश्नावलियों को आप लोग चुटकियों में हल कर सकते हो, बड़ी बात नहीं होगी। अगर आप लोग इसको समझ लेंगे बीजीय व्यंजक, तो कहीं पे भी प्रश्नावली में मान लीजिए बीजीय व्यंजक के बारे में आया तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं अब। तो लिखा क्या था कि जब चर तथा अचर राशियों को, यानी कि जब चर और अचर राशियों को 4 मूलभूत संक्रियाओं द्वारा, यानी जोड़, घटाना, गुणा और भाग के द्वारा क्या किया जाता है, संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है। मतलब ये कहीं में सबको एकदम जोड़ लिए, घटा लिए, गुणा कर लिए और भाग कर दिए। तो अगर शामिल कर लेंगे तब जो आप लोग का राशि बनेगी, याद रखिएगा वो होता है आप लोग का बीजीय व्यंजक कहलाने लगेगा। वो आप लोग का क्या कहलाएगा, यह संयोग का कहलाता है आप लोग का बीजीय व्यंजक, यानी कि वो बीजीय व्यंजक बन जाता है आप लोग का। तो चलिए हम लोगों ने समझ लिया बीजीय व्यंजक। अब समझते हैं एग्जाम्पल आप लोग का, एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा इसमें। तो आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल का मतलब अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी अगर नहीं समझ में आता है तो याद रखिएगा वो आप लोग का एग्जाम्पल का मतलब होता है जैसे, यानी कि उदाहरण। आप लोग समझ में जानते होंगे कि उदाहरण कैसे आप लोग का होता है। तो चलिए आइए जानते हैं हम उदाहरण के ऊपर। इसमें आप लोग का बीजीय व्यंजक लिखना है। चलिए मैं लिख देता हूं कि 2x प्लस में लिख दिया ये 5x और माइनस में लिख दिया यहाँ 2। इसके बाद कामा कर दिया, वो फिर लिख दिया 7x माइनस में 9x स्क्वायर माइनस का y। अब चलिए अब इसमें चेक करते हैं हम लोग कि कौन कौन सा होगा आप लोग का बीजीय व्यंजक। तो आप लोग को इसमें दिख रहा होगा कि क्या लिखा गया था कि जब चर और अचर राशि,
यानी कि इसमें अब एग्जाम्पल में अगर आप लोग देखेंगे ना तो आप लोग को चर राशि और अचर राशि दोनों चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो कौन कौन सी है तो आइए जानते हैं। यहाँ लिखा है दू, यानी कि ये जो होगा आप लोग का वो अचर राशि हो जाएगा। अभी आप हम लोग पढ़ के आए हैं कि चर राशि कौन होती है, यक्स हो आप लोग का हो जाए, यानी कि आप लोग का वाई हो जाए। यानी कि अगर आप लोग को चर राशि पहचाननी है तो सबसे ज्यादा जो जिसका यूज किया जाता है तो वो होता है एक्स का और वाई का, यानी यही दोनों ऐसे आप लोग के हैं जो जिसका सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। आते हैं हम लोग बीजीय व्यंजक में, याद रखिएगा ये जो 2x हो जाएगा, अब यहाँ जो 2x है, अब इसको चेक करेंगे कैसे बना है। तो इसमें देख रहे होंगे कि दू लिखा होगा और बीच में याद रखिए कुछ नहीं दिया रहता है तो गुणा होता है और x का। अब यहाँ देख लीजिए, चेक करिए, लिखा था इसमें कि आप लोग का गुणा अगर शामिल हो जाता है किसमें, चर और अचर राशि में। आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो है आप लोग का एक है चर, आप लोग का ये जो है आप लोग का ये अचर राशि है और एक ये चर राशि है। यहाँ लिख देता हूं मैं, ये हो गया आप लोग का अचर राशि और ये हो गया चर राशि और इसके बीच में लगा दिया गुणा। अब यहाँ से समझते हैं, लिखा था कि चर और तथा अचर राशियों को चार मूलभूत संक्रिया कोई इसमें से दिख जाए, यानी गुणा दिख गया तो यहाँ दिख रहा है चर राशि और यहाँ दिख रहा है अचर राशि। अब इसमें क्या है आप लोगों का एक मूलभूत राशि आप लोग का जुड़ गया गुणा, यानी ये जो पूरा आप लोग का बना ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बीजीय व्यंजक है। आप लोग का कितना है तो ये अकेला गिना जाएगा, याद रखिएगा ये आप लोग का अकेला। अभी बीजीय व्यंजक के जब हम लोग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक आखिरकार में होता कैसे है आप लोगों का। तो यहाँ हमको समझ में आया कि बीजीय व्यंजक ये कैसे हुआ। तो याद रखिएगा जब कोई आप लोग का चर राशि और अचर राशि चार मूलभूत संक्रियाओं के द्वारा अगर जुड़ जाती हैं तो वो राशि आप लोग का जो होता है वो बीजीय व्यंजक, यानी ये पूरा आप लोग का जो होगा ये बीजीय व्यंजक हो जाएगा। और ये भी आप लोग का हो जाएगा इसमें भी। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी है, यानी कि जब हम लोग बीजीय व्यंजक के प्रकार के ऊपर डिस्कस करेंगे तो आप लोग को अच्छे से और मालूम चलेगा कि ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन कितने पदों का है। तो आप लोग इसको देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं आप लोगों का इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे, जो हेडिंग हम लोग को पढ़ना है उस पे चलेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग जानेंगे जो आप लोग का चैप्टर का नाम है बहुपद। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये आखिरकार में बहुपद होता क्या है। तो चलिए हेडिंग करते हैं, एक चर वाला बहुपद। यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है। आप लोग अभी एक चर के बारे में बहुपद के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अगर आप लोग क्लास 10th में जाएंगे तो आप लोग को वहां देखने के लिए मिलेगा दो चर वाला बहुपद, यानी उसमें आप लोग का एक्स स्क्वायर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें जो हम लोग को पढ़ना है एक चर यानी कि बहुपद आप लोग को सिर्फ एक दिया रहेगा। मान लीजिए कि अगर राशि अगर एक्स में है तो आप लोग को अगला जो राशि दिया रहेगा वो भी एक्स में ही दिया रहेगा, यानी कि इसको वाई नहीं दे सकता है क्योंकि अभी आप लोग के ये सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग को सिर्फ एक चर के बारे में जानना है। तो पहले इसका डिफिनेशन को लिख लेते हैं, इसके बाद इसको समझेंगे अच्छे से। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक
अब ये ऋणोत्तर पूर्णांक होता क्या है आप लोग का, तो याद रखिएगा धनात्मक और शून्य। घात के रूप में एक चर वाला बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। अब समझते हैं इसको आप लोगों का कि एक चर वाला बहुपद होता क्या है। आइए डिफिनेशन में एक एक जो लाइन लिखी गई है उसको पढ़ पढ़ के और अच्छे से समझेंगे आप लोग का कि क्या लिखा गया है। इसमें लिखा होगा कि ऐसे बीजीय व्यंजक, अभी आप लोग पीछे पढ़ के आए होंगे कि बीजीय व्यंजक आप लोग का होता क्या है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक यानी कि धनात्मक या तो शून्य घात के रूप में हो, एक चर वाला बहुपद कहलाता है। यानी कि बोला है कि जो आप लोग का इस बार चर राशियां होंगी, याद रखिएगा चर राशि बोला है, यानी कि अभी आप लोग पढ़ के आए कि चर राशि जो होगा यानी कि x होगा, y होगा, कुछ भी z भी हो सकता है, मतलब कुछ भी चर राशि। यानी इसमें बात अचर राशि की नहीं हो रही है, यानी कि इसमें बात सिर्फ चर राशि की हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ चर राशि को ही लेके समझेंगे कि बहुपद कैसे निकालेंगे। तो बोला क्या है कि ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, किसके रूप में, घात के रूप में। यानी घात में चेक करेंगे, अगर धनात्मक या तो शून्य अगर आप लोग को घात के रूप में दिख गया तो याद रखिएगा वो आप लोग का बहुपद कहलाता है। यानी कि मान लीजिए इसके पावर में 2 लग गया, इसके पावर में 0 लग गया, इसके पावर में 3 लग गया, तो अगर घात के रूप में अगर आप लोग को कुछ देखने के लिए मिल जाए तो याद रखिएगा वो कहलाता है आप लोग का बहुपद। लेकिन इसमें सिर्फ धनात्मक या शून्य बोला है, कहीं पे उसने नहीं बोला है कि घात जो होगी आप लोग की वो ऋणात्मक होगी। यानी कि घात जो होगा कहीं पे अगर माइनस अगर दिख जाएगा, मान लीजिए घात अगर यक्स से पावर -3 दिख गया तो याद रखिएगा ये जो होगा आप लोग का ये कतई बहुपद नहीं होगा। यानी कहीं पे भी इसको आप लोग बहुपद में गिनती नहीं कर सकते हैं। बहुपद अगर आप लोग को बनाना है तो याद कर लीजिए कि उसका घात जो होगा धनात्मक होगा या तो शून्य होगा, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कंडीशन अगर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो आप लोग का बहुपद है। तो आइए इसका एग्जाम्पल है अभी इसमें, तो इसको एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। नीचे से इसमें लिखेंगे नोट पॉइंट में बना के, यदि किसी बहुपद में चर यक्स हो तब इसे पी यक्स या क्यू यक्स या आर यक्स द्वारा निरूपित किया जाता है। पहले इसको नोट में जो लिखा है इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, इसके नीचे भी एक लाइन और है, इसको लिखने के बाद अगर हम उसको एक साथ जोड़ेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो नीचे भी एक लाइन और है, उसको लिख लेते हैं, इसके बाद समझेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या होगा आप लोगों का। तो आप लोग इसको नोट करते रहिए मेरे साथ में। फलन पीएक्स बराबर A0 प्लस A1 यक्स प्लस
a2x2 प्लस डॉट 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 करके a के पावर में n और x के पावर में आप लोग का हो जाएगा n। एक बहुपद है जहां a0 कामा a1 कामा a2 कामा an वास्तविक संख्याएं हैं। जहां an नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब हम लोग इसमें समझेंगे आप लोग का नोट में क्या लिखा गया था, ये नीचे आप लोग का क्या लिखा गया है। तो यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को कि नोट में लिखा गया है, यदि किसी बहुपद में अगर चर आप लोग का यक्स होगा, यानी कि अगर आप लोग का कोई मान लीजिए अगर बहुपद है तो याद रखिएगा अगर वो एक्स में होगा तब हम लोग उसको तब इसे पी एक्स, यानी कि ये पी एक्स लिखने का मतलब क्या है, तो पी से याद रखिएगा आप लोग का होता है पोनोमियल यानी कि बहुपद होता है। तो ये पी जो आप लोग का होता है यहाँ डिनोट करता है कि ये आप लोग का बहुपद दिया गया है। और यहाँ एक्स आप लोग को दिख रहा होगा कि कोष्टक में दिया एक्स का मतलब है कि यानी कि जो आप लोग का बहुपद दिया रहेगा, याद रखिएगा वो पूरा का पूरा बहुपद एक्स के रूप में आप लोग का रहेगा। इसके बाद बोला है या तो आप लोग उसको क्यू एक्स से प्रदर्शित करिए या यहाँ याद रखिएगा कोष्टक के अंदर वाला इसमें मेन होता है आप लोग का, यानी एक्स में रहेगा तो आप लोग का एक्स के रूप में सारा बहुपद, अगर वाई रहेगा तो पूरा बहुपद वाई के रूप में दिया रहेगा। या बोला है कि आर यक्ष से निरूपित किया जाता है, इससे आप लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर नीचे लिखा है कि फलन, यहाँ लिखा है पी और कोष्टक में लिख दिया कि एक्स, यानी एक्स का मतलब क्या है अभी आप लोग समझे कि बहुपद जो होगा वो पूरा एक्स के रूप में होगा। पी का मतलब होता है पोनोमियल और बहुपद। यहाँ लिखा गया है, याद रखिएगा ये जो लिखा गया है आप लोग का ये बहुपद का फार्मूला एक तरह से होता है आप लोग का ये। तो इसको मैं घेर देता हूँ आप लोग के लिए कोष्टक में। याद रखिएगा ये वाली लाइन आप लोगों के लिए फार्मूले की तरह काम करेगी। क्या होता है पी एक्स बराबर ए नॉट प्लस ए वन यक्स और प्लस में होता है ए टू यक्स टू प्लस डॉट 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 करके लास्ट तक और यहाँ जा सकता है और यहाँ पे प्लस कर देते हैं और कहाँ तक जा सकता है ये अनंत तक जा सकता है, ए के पावर एन और एक्स के पावर एन तक एक बहुपद है। अब समझेंगे यहाँ पी दिया था बहुपद के लिए, यक्स दिया तो चेक करिए इसमें सारा कुछ यक्स में होगा, ये भी एक्स में है, ये भी एक्स स्क्वायर दिया है, यानी कि ये सारा का सारा आप लोग का जो होगा वो एक्स के रूप में होगा। लेकिन ये क्या दिया गया है a0 a1 a2 और an, तो याद रखिएगा ये सारे के सारे जो होते हैं वास्तविक संख्या होते हैं। नीचे लिखा है कि a1 और a0 a2 और an वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या आप लोग जानते हैं कि जो आप लोग का परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनता है उसी को वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसका मान जो होगा वो हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन आप लोग का ये x जो होगा और यक्स स्क्वायर इसका मान आप लोग का नहीं बदलेगा, वो जैसे रहेगा वो इसी तरह उतार देंगे उसको। फिर बोला जहां में करके कि ए एन नॉट इक्वल टू 0, ए एन चेक करिए कहाँ पे है आप लोग का, ये रहा ए एन। अगर बोला है कि ए एन नॉट इक्वल टू होता है 0 का, अगर सोचिए अगर यहाँ 0 हो गया, मान लीजिए यहाँ रख देते हैं ए1 ए एन यक्स एन, अगर ए एन का मान 0 रख देते हैं और ये भी आप लोग का एक्स से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका तो कोई मान्य ही नहीं होगा। तो इसीलिए बोल रखा है उसने कि ए एन का जो मान होए वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए आप लोग, या जैसे परिमेय संख्या आप लोग पढ़ के आते हैं तो जैसे नीचे लिखा होता है कि हर जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, उसी तरह यहाँ है कि ए एन जो है वो कभी भी आप लोग का 0 नहीं होगा। और तथा यन एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब ऋणोत्तर पूर्णांक जब भी आप लोग को आएगा तो आप लोग याद रख लीजिए यहाँ लिखा गया है
कि ऋणोत्तर पूर्णांक जो होता है वो धनात्मक और ये शून्य होता है, यानी प्लस